अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। आज भी जो मौजूद गुफ्तगू है वो मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल है। गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की गई और प्रोग्राम के आगाज़ से कबल यही मौजू ज़ेर बहस था। बहरहाल जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है और हालात का जायज़ा लेने की भी ज़रूरत है। मौशी अगर सूरत हाल की बात की जाए तो सूरत हाल कदरे बेहतर नज़र आ रही है। यकीनन लोग हैरान होंगे कि किस किस्म की बात है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा नामसाइब हालात का सामना लोगों को है और बिजली के बिल हों, गैस की कीमतें हों, दीगर कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं, अशिया खुर्दनोश वगैरह की। मगर उसके बाद भी अगर आप ये बात कहते हैं कि मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है तो उसकी क्या वजह है? बहुत सारे इसके इंडिकेटर्स हैं जिसके ज़रिए हमें यह अंदाज़ा होता है कि आपकी मौशी सूरत हाल या आपका मुल्क किस सिमत में जा रहा है। तो समझने की बात यह है कि जो इससे पहले चैलेंजेस आपको गुज़िश्ता सालों में रहे, जिनका सामना आपको करना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुश्किल करके नहीं बता सकता, बहुत सारी मामलात लोगों को शायद समझ में ना आए। ताहम कल जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है और उसमें जिस तरह शरह सूद में कमी हुई है, ये एक बड़ी खुशाइन बात है और उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, ये जो महंगाई की जो शरह है उसमें कमी हो रही है, ये इस चीज़ की अलामत है कि आने वाले वक्त में महंगाई में मज़ीद कमी मुतवक्के है। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आलमी मार्केट में जिस तरह तेज़ी से कीमतों में कमी हो रही है, यकीनन उसका फ़ायदा भी बहुत जल्द आप तक पहुँचने वाला है और ऐन मुमकिन है कि आज क्योंकि जो है 13 तारीख़ है, 2 दिन के बाद क्योंकि नई जो पॉलिसी है वो अनाउंस होती है, यानी कि नई जो कीमतें हैं उसका आपको बताया जाएगा, तो उसमें बहुत मुमकिन है कि 10 रुपये से ज़्यादा की कमी जो है वो इसके बारे में भी बता दिया जाए। तो ये सारी जो ख़बरें हैं, यकीनन हमेशा हम ये बात कहते हैं कि एक आम आदमी का कतई इससे ताल्लुक़ नहीं है कि वो ऐवानों में क्या कुछ हो रहा है, किस किस्म की तकरीर हो रही हैं, उसका बराह रास्त ताल्लुक़ मुल्क की मईशत से है और अगर उसमें बेहतरी आएगी तो लम्हाला उसकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो इन तमाम मामलात पर कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करें। उसके साथ साथ जो कुछ हो रहा है इस वक्त उसका जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। कोशिश करेंगे इन मामलात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाए। टॉक बैक बंद कर दें। तो इसके ऊपर जो है आज गुफ्तगू करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ हमारे बहुत ही ख़ास जनाब डॉक्टर शब्बीर अहमद साहब, जो कि फ़ाउंडर हैं PDQM पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के, और उनके हमराह तशरीफ़ फरमाएँ राहत ज़िया, जो कि एक ओवरसीज़ स्टूडेंट भी हैं और इसके साथ साथ स्टूडेंट विंग के मेंबर भी हैं PDQM के, यानी कि पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के। दोनों मौजूद मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूँगा। जैसे मैंने अभी इंडिकेशन दी कि मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, बेहतरी की तरफ गामज़न है, मगर सियासी जमातें, ख़ास तौर पे अपोजिशन में जो बैठे हुए लोग हैं, हुकूमत की तो बहरहाल ज़िम्मेदारी है, उसकी तरफ तो बाद में आएंगे, उनके पर तो तनकीद साल साल हम करते आए हैं और करते रहेंगे। तो हम ये जो अपोजिशन की जानिब से जो कुछ हो रहा है, मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ जिस किस्म के एक बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत एक बन चुके हैं अपने बयानात के हवाले से, और तकरीर तो मैं उन्हें नहीं कहता, जिस किस्म के धमकी आमेज़ उनका रवैया और लहजा है उसकी वजह से जो है वो, अब शोहरत तो लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, लेकिन जो उनकी रेपुटेशन बन चुकी है, क्या कहना चाहेंगे कि ये ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं? ये मुल्क से अगर कोई मुखलिस हो, कोई जमात, कोई शख्स हो, इस किस्म के बयानात दे सकता है? मैं चाहूँगा ज़रा यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, मोहतरम भाई, एक्चुअली सियासत और मईशत इन दोनों का बहुत करीबी ताल्लुक़ है। बिल्कुल सर। और किसी भी मुल्क के अंदर जब सियासत की जाती है तो जमहूरी मुल्क का एक सिस्टम ये होना चाहिए कि इंतशार की सियासत नहीं हो। बहुत खूब।
पॉजिटिविटी जब होगी, मुआशरे में भी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क में भी इस्तेहकाम आएगा। एक्चुअली मामला ये है कि ये अब जो अपोजिशन है केपीके के अंदर, और मैं खुल के ही बात करूंगा क्योंकि मैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकता हूँ। मैं एक उस हिसाब से कि जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्पीच की और फिर जाके कदमों में बैठ गए, तो ये या तो इंसान इस लेवल का रवैया नहीं रखे, और अगर वो रखता है तो फिर उस पर डट जाए। जब आपको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ आवाम को आप गुमराह कर रहे हैं, जबकि आपके जो अल्फाज हैं उनमें सच्चाई नहीं है, आप इदारों में तसादम, आप गवर्नमेंट को जो मौजूदा है उनको आप पॉजिटिव काम करने दें, उनको टाइम दें। वो आए हैं, अब रिजल्ट आ रहा है सामने, स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतरी की तरफ है, महंगाई कम हो रही है। अब हमारा राइट नहीं बनता कि हम बिला वजह जो है हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएं। हाँ, जहां उनकी पॉलिसीज अगेंस्ट हैं, उनके एंटी ऑफ स्टेट जा रही हैं या आवाम के अगेंस्ट हैं, तो हमारा राइट है कि हम वहाँ बात पॉइंट आउट करें, जितनी सियासी जमातें हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर पॉजिटिव काम हो रहा है लेकिन फिर भी आप उसमें वो कहते हैं कि इंतशार फैलाएं और मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले आएं। तो मैं कहता हूँ कोई मुहिब्बे वतन सियासी जमात हो या कोई मुहिब्बे वतन सियासी लीडर ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर तो शक होता है उस सियासी जमात पर भी, उसके लीडरों पर भी, कि आप क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक। फिर एक खारजा पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी जो है वो वफाक के है कि आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, आपको किससे मुज़ाकरात करने, किससे नहीं करने। एक सूबाई सीता का भले वज़ीर आला भी हो, लेकिन वो अब उनका मैंने कि जी मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ, मैं मुज़ाकरात करूँगा, भाई आपका तो ये राइट ही नहीं बनता। आप आइन की रूह से गलत कर रहे हैं, बात ही गलत है। आप पहले तो सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर साहब को जो है ना आईने पाकिस्तान पढ़ना चाहिए, उसे स्टडी करना चाहिए कि आइनी इतबार से जो है ये वफाकी हुकूमत का काम है। अच्छा, फिर वो देखा जाए, अच्छा ये अपोजिशन कहते हैं, खुद को कहते हैं कि हम अपोजिशन में, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि तो हुकूमत का हिस्सा है। देखें केपीके के अंदर बैठे हुए हैं तो ये अपोजिशन बन के ये अवाम को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ये तो हुकूमत के मजे ले रहे हैं। अच्छा, फिर केपीके के अंदर इनको हेल्थ, एजुकेशन, वहाँ के जो मामलात है अवाम की फलाह बहबूद पर काम करना चाहिए, वो तो होता नजर नहीं आ रहा। जब भी कोई बयान होता है इनका वो सिर्फ इंतशार पे होता है, इदारों के अगेंस्ट होता है। उसके बाद अभी पार्लियामेंट के अंदर केपीके की पार्लियामेंट में इन्होंने एक करारदाद पास कर दी, और उस करारदाद का जो मकसद था कि जी आर्मी बैक हो जाए। अब आप सूबे से आर्मी को निकालेंगे तो आप तो वजीरिस्तान और दीगर और उसके बाद जो बॉर्डर है आपका इनसिक्योर करना चाह रहे हैं। तो यानी मुझे ये लगने लग गया कि जैसे वो कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान के तालिबान कह रहे थे कि जी हमारा तो चकवाल तक हमारा पाकिस्तान में तो वो हमारी जगह है, तो क्या आप वो रहा हमवार करना चाह रहे हैं। तो ये वो सारी बातें आ रही हैं कि जिनकी वजह से ये सोचने पर जी शऊर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मजबूर हो गए हैं कि पीटीआई जो है अब वो जो उनका फेम था अवाम में, अब अवाम में वो नहीं रहा। अब अवाम उनके उस बहकावे में नहीं आ रहे कि ये जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं इनकी, कि जो कहते कुछ थे फ्रंट पे कुछ था। आपको याद होगा जब ये पीटीआई की हुकूमत आई तो असद उमर साहब के हवाले से बात आई थी कि जी वो आ रहे हैं, इकॉनमी ऐसे कर देंगे और उनका बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम आपके मीडिया के तवज्जुह से असद उमर साहब की ज़ियारत की, उनकी शक्ल देखी कि ये भी हमारे कोई पॉलिटिशियन है। तो जब वो आए, फिर उसके बाद पौने 4 साल में जो मुल्क को दिवालिया किया गया और जो आज तक उसके नुकसानात जो आवाम भुगत रही है, तो ये पीटीआई की ही मेहरबानी है। अच्छा, अब इस हुकूमत में जब ये हुकूमत आई, एक ऐसा सिस्टम सामने आ रहा था कि जी इनको लाया गया है या आए हैं या जिस भी तरह से,
तो हम भी सोच में थे कि ये क्या करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ पर उस फर्स्ट डे से गौर कर रहा था कि ये जब आए हैं तो उस टाइम इकॉनमी की क्या पोजीशन थी और आज क्या है। तो आज मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत को 5 साल मौका मिल जाता है और इंतशारी सियासत ना की जाए तो हमारा मुल्क स्टेबल हो सकता है। क्योंकि ये हुकूमत जो है इसकी भी मजबूरी है जी, इनको नज़र आ रहा है कि अगर हम आवाम के लिए कुछ ना किया तो आवाम हमें भी फिर डब्बे में पैक कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल वजह फरमाया, ऐसा ही है। आपने बिल्कुल सही इसका तज्जिया किया है कि ये बात अब समझ में आ गई है हुकूमत को भी कि अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो फिर आवाम में वो पजीराई जो पहले ही कम होती जा रही है उसको मज़ीद धचका लगेगा। और बहरहाल इस वक्त जैसे दीगर मामलात हैं इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है और उसी के बारे में अगर बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पे अब इसके ऊपर क्या तबसरा किया जाए, क्या इसके ऊपर कहा जाए जो कुछ हो रहा है। एक तो इतवार को जो स्पीच हुई है अभी उसी की बाज़गश्त थी, उसी के ऊपर बात हो रही थी, सवालात उठ रहे थे और उसके बाद कल एक इंतहाई मुतनाज़ बयान देना कि मैं जो है वो दूसरे मुल्क से जाकर बात करूँगा। तो ये डॉक्टर साहब ने जैसा भी फरमाया कि आप कोशिश करें, वैसे बड़ा मुश्किल काम आपके लिए है पढ़ना, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो ज़रूर आइन की किताब मिल जाती है, हर जगह से दस्तयाब है, आप मंगवा लें। अगर मौका मिल जाए तो उसको ज़रा पढ़ कर देखें इसमें क्या लिखा है, तो बहुत सारे मामला शायद लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ आपकी समझ में आ जाए। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है और एक आम आदमी, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उसका बराह रास्त ताल्लुक़ मसाइल से है, उसके जो मसाइल हैं उसको हल किया जाए। पख्तूनख्वा सूबे की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर किससे सवाल करें। जब भी इनसे सवाल किया जाता है तो जवाब में एक ही बात सुनने को मिलती है कि वो अगर हमें ऐसा ना किया तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है उसके बारे में क्या कराएं, कोई जवाब नहीं है। बहरहाल गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ और राहत ज़िया यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान हैं और तालिब इल्म हैं, पाकिस्तान से बाहर मुकीम भी हैं और दीगर स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि ना सिर्फ खुद कोशिश कर रहे हैं बल्कि दीगर अपने जैसे और जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं उसको भी हेल्प आउट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रात। कैसा तजर्बा रहा बाहर जाना? टर्की में इस वक्त आप गालिबन हैं, जैसा भी कुछ देर पहले आपने बताया, तो वहाँ पे कैसा माहौल है एजुकेशन का? क्या अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को मिल रही हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है? फिर वहाँ पे ये कि वर्किंग आवर्स कैसे हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं, वो कैसे सारा सिलसिला हुआ? पहले थोड़ा सा इस बारे में बताएं जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है तुर्की के अंदर। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है नेचर की तारीफ़ करूँगा, वहाँ के लोगों की नेचर भी बहुत अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है वहाँ का। और ओवरऑल मतलब बहुत सारी घूमने की जगह है, कप्पाडोकिया है, इस्तांबुल में बहुत सारी जगह हैं, आया सोफिया मस्जिद भी बहुत मशहूर है। बहुत सारी जगह हैं जो आप मतलब एक्सप्लोर करें वहाँ पे, तो बहुत आपको जो अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग जाते हैं ओवरऑल पाकिस्तान से ना टूर्स वगैरह के लिए भी। और मेरा ओवरऑल स्टूडेंट मैं वहाँ पे तुर्की में हूँ, तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बहुत। स्टडीज़ में भी इनकी जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो भी बहुत अच्छा है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है। और पाकिस्तान से बहुत स्टूडेंट्स तुर्की जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत कम है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जॉब करके जो है इजीली अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से जो है मतलब बहुत अच्छा एक ऑप्शन है तुर्की स्टडी अब्रॉड के लिए। बिल्कुल ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट्स को कैसे फैसिलिटेट करते हैं? कोई काउंसिल बनाई है क्या उस सिलसिले में कर रहे हैं, एफर्ट्स कैसे करते हैं? वो बेसिकली मेरे यूनिवर्सिटीज़ के साथ रिलेशंस हैं, तो मैं डायरेक्टली उनको एडमिशन्स वगैरह करवाता हूँ उनके वहाँ पे। अच्छा है। वीज़ा गाइडलाइंस वगैरह भी देता हूँ पाकिस्तान से कि वो किस तरह से जो है वो वीज़ा फाइल करें तो उनका जो है वीज़ा सिक्योर हो और वो अपना स्टडी अब्रॉड का जो ख्वाब है वो पूरा कर सकें। बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वही सोच है जो दीगर और बच्चे हमारे बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है क्योंकि जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो कुछ होता है ना, जिस तरह की प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलाई जाती हैं बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, तो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना वो पॉइजनस बना दिया है। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं है। उनके लिए क्या मैसेज है? और दूसरा ये कि सियासत के बारे में क्या सोचते हैं? फिर मैं आपसे पूछूंगा कि PDQM ही क्यों है, ठीक है ना? पहले स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब वो एजुकेट होंगे तभी वो समझेंगे कि इस वक्त जो है कौन सी पार्टी सही काम करी, कौन सी पार्टी जो है वो मुल्क के अगेंस्ट है या कह लें कि सही तरह से जो है काम नहीं कर रही है अपना। तो मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं, जाहिर सी बात है, मैंने जो पाक डिफेंस कॉमी मूवमेंट जो ज्वाइन करी है इसी वजह से करी है ताकि मैं स्टूडेंट्स को गैदर कर सकूँ और वो मुल्क के जो मफादात हैं उनको समझें और अपने आप को एजुकेट करें थोड़ा सा कि किस तरह की पार्टी जो है वो मुल्क के हक में, कौन सी पार्टी जो है मुल्क के जो है
हक के नहीं है, मतलब हक के बिल्कुल खिलाफ। सही है, उसके लिए बेटरमेंट के लिए जी काम कर बिल्कुल, सकती बेटरमेंट है, ये तो सबसे इसीलिए ज़्यादा मैंने ज़रूरी स्टूडेंट है। विंग बहुत जो है वो अच्छी ज्वाइन बात है, किया बिल्कुल ठीक है। है। जी तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि नौजवान ख़ास तौर पे जो है वो जी ऐसे भी हमारे पास राज जैसे बच्चे मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ स्टडी कर रहे हैं बल्कि हालात का भी जायज़ा ले रहे हैं। ये बड़ा बिल्कुल। ज़रूरी है कि आप हालात पे नज़र रखें। देखें, बड़ा आसान है, मैं आपको कोई चीज़ फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप क्या करेंगे उसके ऊपर, कोई भी खबर मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से देता हूँ कि फ़लाना ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे बंद हो गई है या जी उसने ऑपरेशंस रोक दी हैं, आपका पहला काम क्या है बीइंग ए सेंसिबल सिटीज़न, कि आप क्या करेंगे सबसे अगर कोई पहले होता है? तो जी। आपको जो है उसके ऊपर जो है मतलब कोई भी चीज़ अगर आपके पास आई है, फॉरवर्ड हुई है, तो पहले तो मुझे लगता है आपको पहले उसको जज करने की ज़रूरत है, क्या वो बिल्कुल सही है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फॉरवर्ड करने से पहले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नॉलेज आपको जो प्रोवाइड हुई है, क्या वो सही है, सही फिर है, आप आगे सोर्स फॉरवर्ड क्या करें। है, कहाँ से आई एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली, क्योंकि बिल्कुल बहुत ठीक सारे है, लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है, वो जो है जो एग्जैक्टली चीज़ आपने फॉरवर्ड कर दी वो वो तो आगे फिर फॉरवर्ड वैसे कर देते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ है। बहुत अच्छी बात है, देखा, जी ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। और बड़ी बिल्कुल। खुशी हुई कि मैं सारे नौजवानों से यही चाहता हूँ, जैसे रात ने भी बताया, जी कि आप थोड़ा सा सेंसिबल हो जाएं। अगर बिल्कुल। ये व्हाट्सएप के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन, जिस तरह के स्टेटिस्टिक्स दिए जाते हैं ना, बड़ा उसको हाईलाइट करके, आजकल तरीका वारदात क्या है ये समझिए आप, कि कोई भी खबर बनाई जाती है, उसको हाईलाइट किया जाता है, उसमें आम पॉइंटर्स को और वो दिखा दिया जाता है कि जी ये जो है ना एक रिपोर्ट आई है, अब आपको नहीं पता कि वो किसने पब्लिश की है, कौन है उसके पीछे उसको लाने वाला, वो जो स्टेटिस्टिक्स पेश कर रहा है उसने कहाँ से लिए हैं, कोई आप जो है वो रिसर्च नहीं करते, वो एज इट इज़ बिल्कुल उठाकर आप आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अपने ऑपरेशंस को यहाँ पे बंद कर रही है, वजह क्या है आपको नहीं पता, आपने कहा जी मुतमईन नहीं है कि वो एक हमारा लीडर वो बंद है, उसकी वजह से यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। होश के नाखुन लें, इसके ऊपर रिसर्च करने की ज़रूरत है, पहले ज़रा उसके बारे में पता करें ताकि आपको पता चल सके कि उसके पीछे वजह क्या है, फिर उसके बाद कोई नतीजा जो है वो अखज़ करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग मुझे अच्छे खासे जो ख़ुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, जब वो जिस किस्म की बातें अपने ड्राइंग रूम्स में कर रहे होते हैं मुल्क की सियासत के ऊपर और जिस किस्म के तबसरे कर रहे होते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ उनकी अक्ल के ऊपर कि जो कुछ उनको व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए और ये कुछ मिलता है, या मुख्तलिफ जो एक दो चैनल्स हैं उनको दिखा रहे हैं, वो समझते हैं यही सच है और उसके ऊपर जो है वो अमल करते हैं। आगे रात क्या करने का इरादा है, क्या सोच रखा है, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद क्या करना है? एक ऑप्शन बड़ा आसानी होता है कि जहाँ आप 3-4 साल 5 साल रहते हैं, आप कहते हैं कि वहीं पे सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया जी जी जाए। जी बहुत थोड़े ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वापस आते हैं, अपने मुल्क की इकानमी के लिए, एजुकेशन के लिए अपना हिस्सा डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके क्या अज़ाइम हैं? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ, बिल्कुल ठीक उसके है, बाद मैं पाकिस्तान में भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ अपनी, बिल्कुल ठीक है, जिस तरफ से भी मेरे साथ मैं कर सकता हूँ, जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, या कह लें कि स्टूडेंट्स को लेके, जो भी मतलब तालिब इल्म जो पढ़ना चाहते हैं बाहर उनको लेके, तो बिल्कुल मैं ठीक है, बिल्कुल उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, और स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहता हूँ उनको कि वो बाहर जाएँ, और मैं बिल्कुल ठीक है, इवन मैं ये भी चाहता हूँ कि बाहर से स्टूडेंट पाकिस्तान में आए, वापस आए, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को भी बहुत प्रमोट अच्छी करना बात चाहता है, हूँ। बहुत अच्छी बात तो है, उस पर भी मेरी वर्किंग चल रही है, इंशाल्लाह उस पर भी वर्किंग करूँगा, और वेरी मैं गुड, कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी बाहर प्रमोट हो, बहुत और अच्छी बात बाहर है। से भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए। पाकिस्तान में बहुत अच्छी बात है। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा कमाल है, उन नौजवानों को आपने जो है वो शामिल किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप यकीन करें कि मैं सारी सियासी जमातों से एक ही शिकवा हमेशा से करता आया हूँ कि ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जो कि मामलात को जानते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा मामलात के ऊपर नज़र इनकी है। ये नई जनरेशन है, मुल्क इन्होंने आगे लेके जाना है। तो बाकी दीगर सियासी जमातों में जो कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पे नौजवानों के साथ जो कुछ हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ उनको देख के। क्या किया जाए डॉक्टर साहब? जी मोहतरम भाई, एक्चुअली मैंने ये जो अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड बना, जी एंटी ऑफ स्टेट और एंटी ऑफ आप डिफेंस इदारे, और हमारे पूरे मुल्क का जो निज़ाम है, एजुकेशन और दीगर सब को जो है ना ज़ीरो करके दिखाया गया। यूं दिखाया गया जैसे हमारा मुल्क जो है बदहाल मुल्क है, कुछ भी नहीं है। और एक ऐसा निज़ाम बनता हुआ नज़र आता है सोशल मीडिया पर कि जब हम देखते हैं ना कि आप फ़ोन खोलेंगे तो आपको कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता जी है, लेकिन जब आप रोड पे आते हैं तो कुछ और ही चीज़ होती है। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत गौर से सोचने के बाद मैंने कहा कि ये जो हमारी न्यू जनरेशन है, हमारी न्यू जनरेशन को गुमराह किया जा रहा है, जी और ये हमारा फ्यूचर तो यही है।
तो फ्यूचर पर ही कॉन्सेंट्रेट किया जाए, फ्यूचर को जो है सेव किया जाए। तो फिर मैंने जैसे राहत साहब हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जितने थे सबसे राब्ता किया। अच्छा, अब वो कहीं ना कहीं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और देखने को मिली कि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तंजीमों में हैं, बटे हुए हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों में जो है ना तंजीम साजी है। अच्छा, वहाँ पर भी वो क्लाशनकोफ कल्चर का भी अभी तक वो कुछ ट्रेंड और रुझान है। तो मैंने फिर इस तरह से जो है ना जो कुछ हैं स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के कि जो मुल्की सतह पे जो है मुस्तहकम सोच के मालिक हैं कि हमें जो है कुछ अपने वतन के लिए करना है, तो इसलिए फिर राहत साहब से फिर इनको अपने साथ प्रोग्राम में लेकर आने का भी आपसे इंट्रोड्यूस कराने, और यही था कि न्यू जनरेशन जो है हम उनको आगे रखें अपने, कि भाई आप हमारी बैकबोन है और आप फ्यूचर हैं मुल्क का, तो आपने करना है, तो इनको गाइड करते रहें। और इसी तरह जो है मैं चाह भी यही रहा हूँ कि जो हमारा स्टूडेंट विंग है मैं उसको पूरे पाकिस्तान और फॉरेन में जितने हमारे स्टूडेंट्स गए हुए हैं स्टडी करने, उन सबको पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से जोड़ूं और पॉजिटिव उनकी थिंक बने कि ये जो सोशल मीडिया पे इंतशार फैलाया जा रहा है इसको ख़त्म कराया जाए और अपने वतन के लिए। और सेकंड ये जो बात है वो लास्ट यही है कि हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ है, एजुकेशन भी, यहाँ सब कुछ है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेंड बना के गुमराह कर दिया गया कि जी मुल्क का ये हो गया निज़ाम ऐसा कि जिसकी वजह से स्टूडेंट यहाँ से बज़न होके फॉरेन जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब सवाल ये है, अब थोड़ा सा तंजीम के हवाले से बात करते हैं। जहन में सवाल आता है कि पाकिस्तान में जो सियासी तंजीमें हैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, एक बड़ा एक हिस्ट्री है और 20-20, 30-30 साल उन्होंने ज़ारे इसके ऊपर लगाए हैं और तरीक़ाकार का मुबेश सबका एक जैसा ही था, आगाज़ तो सबका एक ही तरह से हुआ है, यहाँ तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मगर उसके बाद फिर उन्होंने तंजीम साजी के ऊपर काम किया, फिर मुख्तलिफ यूसीज की सतह तक गए, लोगों को इकट्ठा किया। ये बड़ा मुश्किल काम समझा जाता है और बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप क्या समझते हैं कि क्या यही वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है? अगर PDQM जो आपकी जमात है अगर इसको फैलाना है या मजबूत करना है तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है? वो सारे काम करने पड़ेंगे और फिर आगे पाकिस्तान की सियासत है वो इतनी आसान है भी नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ देखना पड़ता है, जेलें हैं और ना जाने क्या कुछ है, वो साल साल चलता आ रहा है सिलसिला। क्या उसके लिए भी तैयार हैं? ये मेरा आपसे सवाल है, ज़रा फरमाइए। देखिए, मेरे पास कई लोग आते हैं, उन्होंने मुझे आके यही जो सियासी है अंदाज है और जो सियासत है पाकिस्तान की, इस पे मुझसे डिस्कस किया कि डॉक्टर साहब हमें इस तरह कैंप्स लगाने चाहिए, मेंबर साजी करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि 25 करोड़ अवाम पाक डिफेंस के साथ है। वो कहने लगे आप कैसे बात कर रहे हैं, अभी तो कल आप आए हैं, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने कहा देखें, जितने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम चाहते हैं और जो चाहते हैं कि मुल्क में ऐसी जमात होनी चाहिए कि जो आवाम की और मुल्क की बात करे, ठीक है, और पूरी दुनिया के साथ बना के चलने वाली भी जमात हो, इंतशार नहीं हो, तो वो पाक डिफेंस ही है। तो कहने लगे आप बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी स्टेबल, वही आप वाली बात है कि जी पार्टीज हैं और वो कहाँ आपको आने देंगे। मैंने कहा हमें ना तो कुर्सी का लालच है, ना पैसे के लिए हम आए हैं, यहाँ तक कि आज तक हमने डोनेशन तक किसी से नहीं ली। हमने अभी जितने कैंडिडेट्स जनरल इलेक्शन में खड़े किए हमने फ्री उनको टिकट्स दी हैं। तो ये चीज़ है, जबकि करोड़ों में टिकट्स बिकती हैं पार्टियों की, और उसके बाद जो है झंडों की मद में, दीगर मामलात में यहाँ से वहाँ से, और जितने बेचारे ये हमारे यहाँ ताजिर बरादरी है वो भी इन सियासी जमातों से उकता गए हैं अब, क्योंकि ये उनसे एक तरह से डोनेशन की मद में लेते हैं। पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वाहिद वो जमात है जब से बनी है, और जब तक ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इसका वजूद है, तो ये कभी भी आप ये आज अपने प्रोग्राम में नोट कर लें, क्योंकि आप सारे पॉइंट नोट करते हैं और फिर फ्यूचर में आप कहते हैं फलां ने ये अल्फाज बोले, तो हम किसी से भी 1 रुपया जो है चंदे की सूरत में नहीं लेंगे। अच्छा, अब हमारी जो पॉलिसीज हैं वो ये हैं कि हमने अवाम को
सिर्फ उनके राइट्स बताने हैं। बिल्कुल ठीक है कि भाई आपके ये राइट्स है। हैं। सबसे पहला जो है, आप अपने वतन के लिए, इस पाक ज़मीन के लिए मुखलिस हो जाएं। अगर पाक वतन महफूज है तो हमारे घर, हमारे कारोबार, हमारी इज्जतें, सब कुछ महफूज है। उसके बाद जो है, जो इस मुल्क के दिफाई इदारे हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, उनके साथ आपकी लड़ाई नहीं बनती। वो हम में से ही हैं, हम उनमें से हैं। बिल्कुल ठीक तो है। कोई बाहर से किसी और मुल्क की आर्मी थोड़ी हमारे पास आई हुई है। तो उनके साथ जो है, आप जो इंतशार फैलाने वाला टोला है, उनसे दूर हो जाए। सेकंड ये है कि मुहब्बे वतन आप किसी को भी लें, ये नहीं कि आप पाक डिफेंस के ही जो ओहदेदारान हैं या उनके जो कैंडिडेट्स होंगे उनको आप फ्रंट पे लें। अभी आप देखें, ये हुकूमत है, पॉजिटिव काम कर रही है, तो मैं आज सपोर्ट कर रहा हूं, बोल रहा हूँ कि ये अच्छे जा रहे हैं। लेकिन जब ये कुछ इनकी पॉलिसीज गलत होंगी, और मैंने सबसे ज्यादा तनकीद भी मैंने ही की है। इलेक्शन में कई मामलात ऐसे थे जिस पे मैंने तनकीद की और मैंने पॉइंट आउट किया कि फलां फलां पॉइंट गलत हुआ है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप इस तरह करें कि आप ऐसा कोई काम करना शुरू कर लें कि जिससे आप अपने वतन को ही आग लगा रहे हो, अपने मुल्क को कमज़ोर कर रहे हो। तो ये सियासत नहीं होनी चाहिए। तो पाक डिफेंस आपका बड़ा अहम क्वेश्चन है कि पाक डिफेंस ना तो यहाँ पर इक़्तिदार के लालच में है, ना पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट यहाँ ताजरों से या दीगर लोगों से चंदे जमा करके और अपने बैंक बैलेंस बनाने के रिवायती सियासत को वो नहीं है। ये सिर्फ इसी तरह जैसे राहत जैसे यंगस्टर्स हैं, इनको आगे लाना है और ये कन्विंस करना है, मोटिवेशन है कि भाई आपका वतन है, आप इसके लिए कुछ करो। और खुद ब खुद ये रिटायर होते जाएंगे। ये मसनूई सियासत है, ये मॉरसी सियासत है, खत्म होती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे काम कर रहा हूँ मैं। और ये मैं दीगर जमातों से भी हमेशा ये बात कहता हूँ कि नौजवानों को सबसे ज़्यादा मौका देने की ज़रूरत है, इनके ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या किया जाए कि ये जो हमारे मुल्क में जो एक सिलसिला तमाम जमातों के अंदर है, याद रखिए कोई एक जमात इसमें शामिल नहीं है, वो भी जो पहले कहा करते थे कि ये नौजवानों की पार्टी है, नौजवानों का नाम ले लेके उन्होंने जो कुछ किया वो भी सबके सामने है, वहाँ भी मौरूसी सियासत है। इसका अगर ख़ात्मा होगा तभी जाकर नौजवान जो है वो सामने आएंगे, वाक़तन सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे, जो कि बड़ा ज़रूरी है। और मैं अभी नौजवान राहत ज़िया यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह बच्चे जो हैं वो हमारे वो आगे आ रहे हैं और मामलात को समझ भी रहे हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा मुश्किल सवालात अब आपका जो है ना वो टेस्ट लिया जाए। ज़रा मुल्क के बारे में क्या समझते हैं कि ये जो मुल्क की इकानमी है, बहुत सारे मसाइल आपके यकीनन इल्म में होंगे कि जिसमें बिजली का मसला है, पानी का मसला है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़े अहम इशूज़ हैं। आपको अगर मौका मिलता है, अगर मैं ज़िम्मेदारी देता हूँ कि राहत साहब आप जो है वो मिनिस्ट्री आपके पास है जिसमें इंडस्ट्रीज़ आपने लगानी है, कैसे ये काम होगा, इसके बारे में ज़रा बताएं। सबसे पहले तो जो हमारे इंटरनेशनल पाकिस्तानी हैं, हमें उनको इस चीज़ पे जो है मोटिवेट करना चाहिए कि वो जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। उसी के ज़रिए से हम जो है पाकिस्तान को जो उठा सकते हैं, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं उनको मोटिवेट करूंगा और मैं चाहूँगा कि जब वो किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करें पाकिस्तान के अंदर, और वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें बजाय इसके कि वो बाहर इन्वेस्ट करें, अपने मुल्क के अंदर करें। और उससे हम अपनी इकोनॉमी को उठा सकते हैं और उसी से हम जो है, हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, किसी और मुल्क से हमें जो है कोई कर्जे की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मुल्क को खुद उठा सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी इंटरनेशनल पाकिस्तानी हैं उनको उनकी कंट्रीब्यूशन हो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तानी जो यहाँ पे रह रहे हैं वो उनके साथ मिल के मुल्क को उठाएँ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखें तो ये जी छोटा सा टेस्ट हमने इनको अभी लिया राहत का, और ये बिल्कुल उसमें जो है वो पास हो गए, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से हो गए। ये बड़ी सेंसिबल बात इन्होंने की है। देखें अभी यंग हैं, बहुत सारे मामला से शायद ना अभी तक वाकिफ़ हो, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी इन्होंने काम की बात की है। देखिए चाइना की मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से। 92 से पहले जो चाइना था ना, बहुत बुरी हालत में था, और जो लोग थे ना एक बड़ी सीरियस एडिक्शन में मुब्तला थे, उसका नाम नहीं लेता, मायूब समझा जाता है उसको। तो वो कौम को उसने पूरा डिप्राइव किया हुआ था। और इस तरह ये कि जो चाइनीज़ थे आबादी में बहुत बड़ी तादाद में थे, पूरी दुनिया में वेस्ट में आबाद थे और बहुत ज़्यादा उनकी इकानमीज़ में कंट्रीब्यूट करते थे। जब माओ ज़ेडुंग आए, उन्होंने आकर जब मामलात को बेहतर बनाना शुरू किया, वहाँ पे जो फसादात थे उसको ख़त्म किया, और वहाँ पे जो है इक्वालिटी लेकर आए और लोगों को अवेयर किया
कि आपने कैसे कंट्रीब्यूट करना है। तो सबसे ज़्यादा जो चाइना की डेवलपमेंट में जिस चीज़ ने काम किया वो चाइनीज़ ही थे जो ओवरसीज़ थे। उन्होंने वो पैसा चाइना के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। फिर वो इकोनॉमिक साइकिल उनका चलना शुरू हुआ, उनके लिए पॉलिसीज़ ऐसे लेकर आई, इंट्रोड्यूस करवाई माओ ज़ेडुंग ने कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो इकोनॉमिक साइकिल चलना शुरू हुआ और नाउ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में उसका शुमार होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात रात ने की है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी हो, कोई भी काम करनी हो, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट आपने देना है, एक ग्राउंड बनाना है, फिर आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और अगेन ये भी इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपको किसी फॉरेन एड की, किसी लोन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे नौजवान हैं जो मामलात को समझते हैं और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि इन्होंने बड़ा सेंसिबल आंसर दिया और बड़ा जो है ना इन मामलात को ये समझते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब मैं तो ये चाहूँगा ऐसे और भी बच्चे आप साथ हों जो मामलात को समझते हों, फिर इनको आगे रखा जाए, इनको लीड करने दिया जाए, इनके पास लीडरशिप की भी क्वालिटीज है। बिल्कुल यही कर रहे हैं, ये यंगस्टर्स को हम फ्रंट पे रख रहे हैं क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन तो यही है। अभी इसमें जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, जैसे अभी राज साहब बीबीए कर रहे हैं माशाल्लाह, इसी तरह मुख्तलिफ जो है स्टडी के हिसाब से मुख्तलिफ हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ शोबों में चले गए हैं। ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स हैं वो जब यंगस्टर्स आते हैं एक जज्बा होता है वतन के लिए कुछ करने का और उनके पास एक टाइम भी होता है क्योंकि ब्लड होता है, यंग ब्लड होता है। तो उसके बाद वो अगर आके मुख्तलिफ शोबों को लीड करते हैं तो इंशाल्लाह के हमारे तमाम जितने शोबे हैं वो तरक्की करेंगे। तो इसी हिसाब से बेसिक जो अभी गवर्नमेंट है इनके जो इनका फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए 3 पॉइंट पर। एक तो सनत, ज़राअत और तिजारत, ये 3 पॉइंट है, ये इस पे होना चाहिए। और उसके बाद आ जाते हैं हम टेक्नोलॉजी की तरफ, जदीद टेक्नोलॉजी। और जितने भी फॉरेन में हमारे जितने पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको एक इंतशारी टोले ने जो है गुमराह किया, बहुत ज़्यादा गुमराह किया, जिसकी वजह से उनके माइंड में ये बात बैठी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका लॉस है, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं, इतने करोड़ों लोग यहाँ हैं। अब अगर लाखों की तादाद में लोग बाहर हैं तो जो करोड़ों यहाँ हैं तो उनके तो बिजनेस है ना यहाँ। तो अगर ऐसा होता तो ये करोड़ों बिजनेस खत्म करके चले जाए। एक एग्जांपल है समझाने के लिए। तो ऐसा नहीं है। तो फॉरेन में जितने लोग हैं उन्होंने एक्चुअली जो कुछ तो एक अहम बात आज छोटी सी मेरे माइंड में अभी आ गई, शायद अल्लाह तबारक तआला ने, ये कि जो हमारे मुल्क में मजहबी बुनियाद पे डिवाइड किया हुआ है ना, मैं तमाम उलमा कराम से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा ये चीज़ ख़त्म कर दें। अच्छा, अब अगर कोई सियासत में कोई जमात आ जाती है ना तो उसमें टैग लग जाता है कि ये फलां मजहबी फ़िरके से हैं, तो वो दूसरे फ़िरके के लोग जो है ना वो इन्वेस्टमेंट से भी पीछे हटते हैं और बाकी मामलात से भी। तो एक पाकिस्तानी कौम बन के सोचा जाए। ठीक है, देखिए बंदे का जो दीनी लिंक है वो अल्लाह का और बंदे का, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने ये कहा है कि बंदे के जो बंदे के साथ हैं वो लिंक्स जो है वो मैं जब तक उनके लेन देन क्लियर नहीं होंगे मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें एक कौम बनना है पाकिस्तानी, और हमें सबसे पहले ये देखना है कि अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए कौन क्या कर सकता है वो करना चाहिए। अब चाहे वो उलमाए कराम हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो हमारे इदारों के लोग अंदर बैठे हुए ऑफिसर्स हो, तो ये सब को मिलके एक कौम बनना है। तो तब ये इंतशारी टोला जो वो लोग हैं कि जो पिछले 76 सालों से हमारे मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं वो खुद बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनका इंतशार ख़त्म करने का तरीका यही है कि आप एक हो जाएं सब। अगर हम डिवाइड हैं फ़िरकों में, कौमियत परस्ती और दीगर मामलात में, तो फिर हमारे लिए काफ़ी मसाइल हैं। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि एक बहुत बड़ा मसला हमारे लिए रहा है ओवर द ईयर्स और इसको अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए हैं। राज साहब, आप टर्की में होते हैं, इसकी एक बड़ी हिस्ट्री है, बड़ी रिच हिस्ट्री है, और जो उसका लास्ट डाउनफॉल आया था उसके बारे में भी ज़रूर पता होगा। तो वो जगह जगह नज़र आता है आपको टर्की में जब आप जाते हैं कि वो क्या कुछ था, उनके एसेट्स क्या थे,
उनकी स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती थी, वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी जब आप कहीं रहते हैं ना, तो आपको पता चलता है। तो कुछ समझने का मौका मिला कि डाउनफॉल के बाद कैसे दोबारा राइज होता है और कैसे फिर लीडरशिप काम करती है और फिर कैसे नेशंस बनती हैं, और अब देखते होंगे कैसे पीसफुल लोग हैं, सब अपनी लाइफ में मगन हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। कैसा सोसाइटी में क्या फ़र्क नज़र आता है यहाँ और वहाँ, ज़रा बताएं। अच्छा, मुझे जो सबसे मेन जो फ़र्क नज़र आया ना, वो ये नज़र आया कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो डिवाइडेड हैं। वहाँ के लोग डिवाइडेड नहीं हैं। वहाँ कोई ये नहीं बोलता ये इस कास्ट से, ये उस कास्ट है, ये तुर्किश है, कुर्दिश है, ये जो है वो फॉरेनर है, या मैं जो है वो नेटिव हूँ। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ जो है वो नहीं है। इसी वजह से वहाँ पे जमहूरियत है, और वहाँ पर जो है वो लोग जो मिल के रह रहे हैं, सारी चीज़ें जो मिल के कर रहे हैं, हर चीज़ जो है वो, सारी चीज़ें जो हैं उनके इस हिसाब से चल रही हैं। मुल्क को मतलब उन्होंने फ्रंट पे रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। उनकी एक ही प्योरिटी के मुल्क आगे जाना चाहिए, और बिल्कुल वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े इस तरह की चीज़ें नहीं है। यहाँ पर जैसे फसाद वगैरह हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे नहीं है। और वो खुद इससे जो है वो मतलब जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें जो है मुल्क को नुकसान पहुंचाती है, तो वो खुद इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो इनको मुखलिस है ना, मुल्क के मुखलिस होते हैं, दूर करते हैं अपने आप को इन सारी चीज़ों से कि जो जलसों के अंदर खड़े होकर बताया जाता है वो ये है, वो फलाना है, और उसकी बुनियाद पर फिर जो कुछ होता है हमारे यहाँ, इसकी बड़ी फिर एक और चीज़ ये भी है कि जो लोग हैं वहाँ के, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं सारे उनको फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पर नहीं है। ये चीज़ भी हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये जिम्मेदार शहरी होने का सबसे पहला हक ये है कि आप जो है रूल्स को फॉलो करें, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए हमें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं एज अ सिटीजन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। रात बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत सारी बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमेशा आप आते हैं प्रोग्राम में मुख्तसर वक्त में, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है। बड़े सख्त सवाल मैंने आपके लिए बाकी रखे हैं, अगली नशिस्त में आपसे ज़रूर पूछे जाए। थैंक यू सो वेरी मच। आप इज्जत देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हुज़ूर में रखे। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ना वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ हमने बढ़ना है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।